दोस्तों नमस्कार। पहले तो मैं आप सबसे माफी चाहूंगा कि आज मैंने जैसे कहा था कि मैं 5 बजे आऊंगा और मैं 15-20 मिनट डिले हो गया हूं, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज ब्लड डोनेशन डे है और मैं उसमें ही कहीं फंस गया था। उसके बाद आज एक बहुत दुखद खबर है। मैं जैसे कि अपनी गाड़ी में आ रहा था तो मैंने देखा और सुना जो सोशल मीडिया में चल रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत, जो कि एक हमारे बहुत ही पसंदीदा कलाकार हैं, उन्होंने सुसाइड कर लिया डिप्रेशन में आकर। मैं आप सबसे कहूंगा कि समय अच्छा खराब दोनों आता है। आज बहुत सारे लोग परेशान हैं, आज बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई हैं, आज बहुत सारे लोगों की सैलरी में कटौती हो गई है, लेकिन डिप्रेशन किसी भी चीज का सलूशन नहीं होता है। मुझे बहुत दुख हुआ ये बात आपसे कहते हुए। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हुए पहले तो जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं उनका पूरा जवाब दूंगा। तो आपको बताऊं मैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने एक प्रश्न पूछा है और मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि उनको चिंता है टीचर्स की। मुझे भी चिंता है टीचर्स की, क्योंकि टीचर्स आती हैं, टीचर्स ही इस देश का भविष्य तय करती हैं। तो टीचर्स के लिए चिंता करना बहुत ही स्वाभाविक बात है। मेरे कई मित्रों ने, मेरे कई मिलने वालों ने मुझसे पूछा था कि आकाश जी ये बताइए कि आप जो ये सब बातें कह रहे हैं, अगर पेरेंट्स फीस नहीं देंगे तो टीचर्स की सैलरी कहां से मिलेगी। तो मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूं, मैं टीचर्स के खिलाफ नहीं हूं। मैं टीचर्स का पूरा सम्मान करता हूं और टीचर्स का पूरा समर्थन करता हूं। हमारे और आपकी तरह और किसी भी प्राइवेट जॉब करने वाले हमारे दोस्त, हमारे मित्र की तरह टीचर्स भी जॉब कर रहे हैं, और बल्कि वो अच्छा जॉब कर रहे हैं जो राष्ट्रहित में है, जो बच्चों के भविष्य को बनाएगा, जिससे हमारे देश का भविष्य बनेगा। तो उनके बारे में मैं कभी गलत सपने में भी नहीं सोच सकता। दोस्तों कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि आज हमारे देश में होता क्या है कि हमको जो कुछ भी बता दिया जाता है हम उसको सिर्फ सुनते हैं, उसकी गहराई में नहीं जाते हैं। हमारा फी बिल आता है, उसमें 11 से 12 मदों में फीस ली जाती है। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जो मैं बोल रहा हूं उसको कैलकुलेट करते जाइएगा, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से हमको लूटा जा रहा है। पहले तो जरूरत इसी बात की है कि हम जाने कि फीस बिल एक्चुअली है क्या। आज हम सिर्फ एक चीज ले रहे हैं, उसमें से कंप्यूटर फी। आप सब मानेंगे कि आज की डेट में सारे प्राइवेट स्कूल्स में, सारे स्कूल्स में कंप्यूटर फीस का एक अलग कॉलम होता है। 300 से लेकर 1000 रुपए तक फीस बच्चों से वसूली जाती है, सिर्फ एक मद में। बाकी मदों की मैं बात नहीं कर रहा। मैं फिर से आपसे कहता हूं कि 11 से 12 मद होते हैं पूरी फीस में। इस कंप्यूटर फीस का अगर हम औसत ले लें एक बच्चे का, तो एक बच्चे से 500 रुपए कंप्यूटर फीस ली जाती है। अगर एक स्कूल में 1000 बच्चे हैं तो इसका मतलब हुआ कि एक महीने में 5 लाख रुपए सिर्फ कंप्यूटर फीस के नाम पर आते हैं। और अगर हम पूरे साल की कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 into 12, 60 लाख रुपीज इन अ ईयर फ्रॉम द कंप्यूटर फीस। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, और ये मैं आपको आंकड़े हवा में नहीं बता रहा, ये मैंने खुद जाकर पता किया है एक लखनऊ शहर के सबसे बड़े निजी विद्यालय के ऑफिस से, गुप्त रूप से, कि उनका कंप्यूटर मेंटेनेंस और कंप्यूटर रूम के नाम पर खर्चा सिर्फ 8 लाख रुपए साल का आता है, और कमाते कितना है? 60 लाख रुपए। सोचिए दोस्तों, एक मद में, एक छोटे से मद में कंप्यूटर फीस के नाम पर 52 लाख रुपए साल का ये प्राइवेट विद्यालय वाले लूटते हैं, और हम सब इसको ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम आज सामाजिक नहीं रह गए हैं। हम आज सिर्फ अपना सोचते हैं। हमको लगता है 800 रुपए फीस है कंप्यूटर की, ज्यादा नहीं है। लेकिन आप तब सोचिए जब 1000 बच्चे वही 800 रुपए देते हैं या 500 रुपए देते हैं, तो वो 5 लाख या 8 लाख हो जाता है। दोस्तों ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हम
इस पे प्रश्न भी नहीं करते। और जब बच्चों का मामला आता है तो हम विद्यालय जाकर वो जितनी भी फीस कहते हैं, मैंने खुद देखा है, मैं गया हूं, मैंने तो लड़ाई भी लड़ी है उनसे, मैं खुद गया हूं, मैंने देखा कई पेरेंट्स आते हैं, फीस देते हैं, अब थोड़ा सा दूर हटते हैं ऑफिस से तो फिर वो शुरू कर देते हैं कि लूट रहे हैं। और ये जब उनसे कहो कि क्या आपने कभी इस लूट के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करी, तो कहते हैं भैया वो बच्चा, और ये तो यही उनका प्लस पॉइंट है और इसी प्लस पॉइंट से वो जीत रहे हैं और हमको लूट रहे हैं। आज यही हो रहा है। हमारे मुद्दे क्या हैं? हमारे मुद्दे हैं शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पानी, बिजली, लेकिन इसकी कितने लोग बात करते हैं? चलिए खैर, ये चलता रहेगा। अब आते हैं हम दूसरी बात पर। एक आंकड़ा आपको और देने का मन कर रहा है, मैं आपको दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये चिंता थी कि टीचर्स को कैसे फीस दी जाएगी, टीचर्स का भी परिवार होता है, मुझे भी चिंता है। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, मैंने अभी आपको एक कंप्यूटर फीस का उदाहरण दिया। अब आप आ जाइए एक और कैलकुलेशन पे। अगर किसी विद्यालय में 1000 बच्चे हैं और एक बच्चे की फीस 2500 रुपए महीना है, तो उसकी क्वार्टरली फीस मतलब 3 महीने की फीस हुई 7500 रुपए महीना। और 1000 बच्चों की हुई 75,000 रुपए महीना। और जब आप पूरे साल का कैलकुलेट करेंगे तो यह फिगर आता है 75 लाख रुपए महीना 1000 बच्चों से। अब आ जाते हैं फीस पर, अब आ जाते हैं टीचर्स की और स्टाफ की सैलरी पर, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। टीचर्स को फीस देनी है, वहां के स्टाफ को फीस देनी है, वहां जो हेल्पर्स हैं उनको फीस देनी है, मैं उसके अगेंस्ट कतई नहीं। अब आप सुनिए, 75 लाख रुपए 1000 बच्चे वाला विद्यालय कमाता है। जो हिंदुस्तान का रेशियो है उसमें हर 25 बच्चे पे एक टीचर होता है। और 1000 बच्चों पे जो कैलकुलेशन आता है टीचर्स का, वो 25 टीचर, 25 बच्चों पे एक टीचर होता है। तो 1000 बच्चों पे कैलकुलेट करिए कितना टीचर होगा। आप खुद भी कैलकुलेट करिए, मैं चाहता हूं आप कैलकुलेट करो, सिर्फ मेरी बातें मत सुनो, आप क्वेश्चन भी पूछो और कैलकुलेट भी करो। अगर 25 बच्चों पे एक टीचर है तो 1000 बच्चों पे कितने टीचर हुए? सीधे सीधे ना मल्टीप्लाई करिए ना। 40 टीचर हुए, बिल्कुल सही बात है। 10 हम एक्स्ट्रा स्टाफ रख लेते हैं, मतलब 50 का स्टाफ हुआ। अब सारे स्टाफ की सैलरी अलग अलग होती है, सारे टीचर्स की भी सैलरी अलग अलग होती है। तो हम मान लेते हैं ऑन एन एवरेज हेल्पर की सैलरी, अलग अलग सब्जेक्ट्स की टीचर्स की सैलरी, ऑन एन एवरेज हम मान लेते हैं कि 25,000 रुपए सैलरी है टीचर्स की। तो एक महीने में पूरे स्टाफ का खर्चा, 40 टीचर प्लस 10 का असिस्टेंट स्टाफ, उनका खर्चा आता है 12,50,000 रुपए। करते रहिए आप मेरी बात, ऐसे मत सुनिए, प्लीज कैलकुलेट करिए, इसलिए मैं रुक कर बोल रहा हूं। प्लीज कैलकुलेट करते रहिए जिसमें आपको आइडिया लग सके और आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल सके और लॉजिकल मिल सके। 12,50,000 रुपए एक महीने का हम टीचर्स और स्टाफ को मिलाकर देते हैं। और जब हम यही क्वार्टरली बात करते हैं तो हम उनको देते हैं 37,50,000 रुपए। कैलकुलेट करिए, देखिए कहीं मैं गलत तो नहीं। आप देखोगे 37,50,000 रुपए, और हम बच्चों से कमा कितना रहे हैं 3 महीने में? 75 लाख रुपए। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इतने सालों से जो स्कूल चल रहे हैं उन्होंने इतना पैसा, करोड़ों रुपए इतने सालों से कमाया है, तो इस महामारी में 3 महीने की फीस माफ कर दें और टीचर्स को विधिवत सैलरी देते रहें? क्या यह नहीं हो सकता? दोस्तों, मैं बहुत माफी के साथ कहना चाहता हूं, जो भी विद्यालय इस महामारी के समय फीस माफ नहीं कर रहे हैं, विश्वास करिए उनका राष्ट्र निर्माण और मानवता के नाम पर
कोई योगदान नहीं है दोस्तों। बड़ी बड़ी बातें करते हैं इन प्राइवेट स्कूल्स के मालिक, 3-3 घंटे आपको लेक्चर सुनाते हैं, लेकिन उसका क्या मतलब है? किस बात की बातें करते हैं? अगर आपको इन केस कैलकुलेशन नहीं क्लियर है तो आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से वो कैलकुलेशन दे दूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप उस कैलकुलेशन को समझें, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद एक बात दोस्तों और मैं कहना चाहूंगा, मैंने बीच में भी कहा, सरकार किसी की भी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, मेरा एक निवेदन है आप लोगों से, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अब एक रिक्वेस्ट है, इस सोशल मीडिया के माध्यम से एक बहुत हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि आपका वोट बहुत कीमती होता है, आपको अंदाजा नहीं है इस बात का। आप जब वोट देते हैं तो पार्टी बाद में देखिए, पहले उस आदमी का बैकग्राउंड देखिए, उसका रिकॉर्ड देखिए, उसने समाज के लिए क्या किया है। आज आप मुझे बताइए कि इस महामारी के दौरान, मुझे बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, पिछले वीडियो को भी मुझे बहुत सारे लोगों ने सुना था, मुझसे बहुत सारे प्रश्न पूछे, मैंने कोशिश करी है कि मोटे मोटे तरीके से मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे दूं, लेकिन एक प्रश्न मेरा है, मुझे जवाब आप दीजिएगा कि क्या हम सिर्फ किसी भी पार्टी, बहुत सारी पार्टीज अपने हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, हम किसी भी पार्टी को देखकर वोट दे आते हैं। मैं कहता हूं मैं इस पार्टी का समर्थन, आप कहते हैं आप उस पार्टी का समर्थन, ये कहते हैं ये इस पार्टी का समर्थन, लेकिन क्या हमने कभी व्यक्ति देखा है? पूछने के पीछे तात्पर्य यह है कि बहुत सारे लोग मुझे जो सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्या आपने अपनी ये समस्या किसी विधायक को बताई, किसी सांसद को बताई? विधायक हम क्यों चुनते हैं, हमको समझना होगा। विधायक हम इसलिए चुनते हैं कि हमारे 4 लाख लोग एक साथ जाकर विधानसभा में नहीं बैठ सकते, हम 4 लाख लोग अपनी राय नहीं दे सकते विधानसभा में, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे 4 लाख लोगों की तरफ से एक आदमी हम चुनेंगे जो हमारी आवाज उठाएगा और जो हमारी आवाज बनेगा विधानसभा में। हमारी आवाज क्या है? हमको आपसे रुपया पैसा नहीं चाहिए, हमको आपसे सोना चांदी नहीं चाहिए, लेकिन हमको आपसे बेसिक सुविधाएं चाहिए, हमको आपसे शिक्षा चाहिए, हमको आपसे चिकित्सा चाहिए, हमको आपसे सड़क चाहिए, पानी चाहिए। हम भूल चुके हैं इन सब बातों को। हम लड़ते किस बात पे हैं कि 1930 में क्या हुआ था, 1915 में क्या हुआ था। दोस्तों, क्या ये सही है? मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर, ये लॉकडाउन खुल चुका है, इस महामारी में थोड़ी सी राहत मिलने दीजिए। हमारे देश को बहुत बड़ा संकट है इस समय, लेकिन मैं वादा करता हूं दोस्तों आपसे, मैं आपके साथ आता रहूंगा। और कुछ ही दिनों में एक प्रश्न मुझे और याद आया जो आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या अगर कोई एसोसिएशन बनता है तो मैं प्रतिनिधित्व करने को तैयार हूं। हां दोस्तों, मैं प्रतिनिधित्व करने को तैयार हूं, जबकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि शिक्षा माफिया शब्द मैंने ऐसे नहीं जोड़ा है, ये बहुत पैसे वाले हैं। और आप सबको एक बात की बधाई भी दूंगा कि मेरे पिछले वीडियो को आप लोगों ने इतना सुना और इतना सराहा कि उसके तीसरे दिन ये प्राइवेट स्कूल की एसोसिएशन डॉक्टर दिनेश शर्मा माननीय उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर आई, और माननीय मुख्यमंत्री को भी इन्होंने ज्ञापन दिया और डीएम से मिले और इन्होंने कहा कि जुलाई में स्कूल को खोला जाना चाहिए। मैंने फेसबुक पर खुले मंच पर लिखा कि जुलाई में अगर स्कूल खुलता है तो मैं सारे पेरेंट्स, और पेरेंट्स खुद नहीं भेजेंगे क्योंकि बच्चों से बढ़कर किसी पेरेंट के लिए कुछ होता नहीं है। इजराइल का केस सबने देखा है कि वहां 7,000 बच्चे संक्रमित हो गए थे। मैंने पूछा है एसोसिएशन से, आप मुझे बताइए, अगर किसी बच्चे को संक्रमण होता है तो इसकी जिम्मेदारी है किसकी होगी? क्योंकि दोस्तों, जुलाई में नया सत्र शुरू होता है और फीस जमा होती है, इसलिए इन प्राइवेट विद्यालयों ने संक्रमण को भी नहीं सोचा और फीस जमा करवाने के लिए कह दिया कि हम विद्यालय जुलाई में खोलने चाहिए। माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से और डीएम साहब से भी मिले कि विद्यालय खोल के हमें फीस जमा करवानी है। मैं आप सबसे माफ करिएगा दोस्तों, गुस्सा आ जाता है, बहुत गुस्सा आता है जब मैं देखता हूं कि हमारे भाइयों बहनों को, हमारे दोस्तों को, हमारे मित्रों को बेवकूफ, बहुत समझदार है, आप इमोशनल है। ये सरकार इमोशन से खेलने का,
पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं सारे राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं। मेरा एक निवेदन है, आपका जो भी क्षेत्रीय विधायक हो, आप उससे पूछिए, जिन लोगों की नौकरियां चली गई हैं उनसे पूछिए जाकर कि साहब बताइए मेरी क्या गलती थी, मैं काम भी अच्छा करता था लेकिन मंदी की वजह से जो कॉस्ट कटिंग हुई उससे मेरी नौकरी चली गई। जिनकी 40% सैलरी कट डाउन हो गई है, विधायक जी से कहिए। और बहुत जल्द जो मेरे आसपास रहते हैं और जो मेरे को अप्रोच कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर आप चाहिए तो लिखिए 98387488। मैं फिर से बोलता हूं 9838748888। मुझसे जुड़िए। मैं, अगर आप किसी भी विधानसभा में रहते हैं तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं और मैं उस विधानसभा के विधायक से पूछूंगा कि आपने अपने लोगों की आवाज को कहां तक उठाया और कहां तक पहुंचाया। और अगर आप जनता की आवाज को उठा नहीं सकते, जनता की आवाज को, जनता की परेशानियों को, जनता के आंसुओं को विधानसभा तक नहीं पहुंचा सकते, तो आप शायद इस लायक नहीं है कि आप विधायक के पद पर होने चाहिए। और अगली बार यह गलती मत करिएगा कि आप चुनाव लड़ें। दोस्तों, ये चुनाव नहीं है, न मैं आपसे वोट मांग रहा हूं, मैं सिर्फ समर्थन इस बात का मांग रहा हूं कि हम अपने अधिकारों के लिए तो लड़ें। आज चिकित्सा के नाम पर लूटा जा रहा है, आप क्या समझ रहे हैं? लोग इस महामारी की बात करते हैं, कोरोना की। मैं चैलेंज करता हूं, 10 लाख रुपए जेब में डालिए और जाइए मुंह पर मास्क बांध कर किसी भी अस्पताल में कहिए मुझे कोरोना है, मुझे इलाज चाहिए, पैसा बताइए। देखिए आपके साथ क्या होता है। प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा। बहुत दुख होता है ये सब बातें कहते हुए। दोस्तों, विश्वास दिलाता हूं आपको, ये महामारी हमारे देश से भगवान करे जल्द से जल्द गायब हो। मैं आपके साथ हूं, इस मुद्दे पर लड़ेंगे। और वीडियो को मैं बार बार कहता हूं, शेयर करिए, शेयर करिए, क्योंकि आज हमारी मजबूरी है कि हम लोगों के साथ बाहर नहीं निकल सकते, भीड़ में बाहर नहीं जा सकते। और विडंबना यह भी है कि आप अगर अकेले हैं तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, मैं अगर अकेला हूं तो मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, जब तक हमारे साथ भीड़ नहीं होगी। यह विडंबना है, यह बहुत बड़ी विडंबना है। लेकिन विश्वास दिलाता हूं आपको, इस महामारी से हम निकलेंगे। मैं आपके साथ रहूंगा और आपके आगे चलूंगा। और आपने जो पूछा था कि आप एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये प्राइवेट स्कूल वाले समझदार हैं, इन्होंने अपनी एसोसिएशन बनाई, हम लोग भी बनाएंगे और हम लोग अपनी बात मजबूती से रखेंगे। लेकिन लड़ना होगा। मुझे बहुत सारे फोन कॉल्स आए, मुझे बहुत सारे मित्र मेरे कहने लगे आप कहां चक्कर में पड़े हो, ये शिक्षा माफियाओं के पास बहुत पैसा है, ये कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा यार ठीक है, अब इतने लोग मुझे जान गए, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो कम से कम मेरे साथ इतने लोग जुड़ गए हैं कि यह आंदोलन सैलाब में बदल जाएगा। और तब इनको शायद एहसास होगा कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। डरता नहीं हूं मैं भगवान छोड़कर किसी से भी, आपको आज मैं बता देना चाहता हूं ये बात। दोस्तों, विश्वास दिलाता हूं आपको, हम लोग साथ हैं और आने वाले समय में इस पे हम बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारी मांग है कि 3 महीने की इस महामारी में फीस माफ होनी चाहिए। मैंने कैलकुलेशंस दिए हैं, मैंने लॉजिक्स पे बात करी है, और वो कैलकुलेशन अगर किसी को समझ में नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं फिर से उनको समझा दूंगा। और इसीलिए आपसे कहता हूं, क्योंकि हम अभी भीड़ में बाहर नहीं निकल सकते, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे ये वीडियो शासन प्रशासन तक पहुंचे और उनको एहसास हो कि ये जनता का दर्द है। जब मैं फेसबुक पर डालता हूं कि इतने बजे लाइव आऊंगा, मैं बात करूंगा, तो मैं देखता हूं उसका रिजल्ट क्या है। मैं जान रहा हूं, लोग मुझसे मिलते हैं, मेरे पास फोन कॉल आती है, मेरे पास व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं। बहुत जल्दी मैं आपके बीच आता रहूंगा आपको बताकर। और एक और विश्वास दिलाता हूं आपको, बात आपको मेरी बातों से लग रहा होगा
यह आंदोलन फेसबुक से शुरू हुआ, लेकिन फेसबुक पर खत्म होने वाला नहीं है यह आंदोलन। यह बात सोशल मीडिया से शुरू हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पे खत्म नहीं होगी। यह मैं आप सबके साथ मिलकर बता रहा हूं शासन को, और इसको हल्के में ना लें, क्योंकि अब यह लड़ाई आर पार की होगी। अगर आप सबका साथ रहा तो मैं चेतावनी देता हूं प्राइवेट स्कूल्स के शिक्षा माफियाओं को, हां माफियाओं को, सुधर जाओ, अवैध लूट का धंधा बंद कर दो। आपका जो अवैध है आप लीजिए, आप प्रॉफिट भी लीजिए, लेकिन लूट मत मचाइए। दाल में नमक खाइए, नमक में दाल मत खाइए। सुप्रीम कोर्ट ने 25% एडमिशन फ्री करने को कहा था। क्या 2% एडमिशन भी आप फ्री में करते हैं? नहीं करते। आप क्या आरटीआई का जवाब देते हैं? नहीं देते। 2 साल पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, जो बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं, न्यूज़पेपर में सबने पढ़ा था, उन्होंने कहा अध्यादेश बनकर तैयार है, अध्यादेश लेकर आएंगे प्राइवेट स्कूल से। क्या ऐसा क्या हो गया जो वो सिर्फ समाचार पत्रों में ही बनकर रह गया? उसके बाद सब कुछ खो गया, किसी ने उस अध्यादेश की बात नहीं करी। ऐसा क्या हुआ? कोई बताएगा इस बात को? ये लोकतंत्र है साहब। यहां पर हम अपने अधिकारों के लिए अब लड़ेंगे। मोदी जी ने सही कहा था, ये नया भारत है, ये लड़ेगा अपने अधिकारों के लिए और प्रश्न करेगा लोकतंत्र में। आपको जो कहना आप कहो, प्रश्न करेंगे, और सही उत्तर नहीं मिला तो सड़क पर भी आपको दिखेंगे और विरोध भी करेंगे। अपने लिए नहीं, समाज के लिए, आने वाले समय के लिए। दोस्तों, एक छोटी सी बात, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। एक छोटी सी बात जो मैंने पहले भी बताई थी आपको, कि शिक्षा से ही देश का विकास संभव है। जब शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो ये विकास कहां से होगा, जिसकी हम हर भाषण में बात सुनते हैं? पिछले 40 सालों से, 40-50 सालों से, या तो कोई भी राजनीतिक दल, एनी राजनीतिक पार्टी, एनी पॉलिटिकल पार्टी, या तो नेता वही है या उनके परिवार वाले हैं। उनको राजशाही की आदत पड़ चुकी है, वो प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहते। आइए मिलकर एक नया भारत बनाते हैं, जिसमें हम प्रश्न पूछेंगे। हम शिक्षा पर भी प्रश्न पूछेंगे, हम चिकित्सा पर भी प्रश्न पूछेंगे, हम सीवर, हम पानी, हम बिजली पर भी प्रश्न पूछेंगे। हमारे कई व्यापारी भाई हैं, महामारी में दुकानें बंद थी, 5-5 हजार रुपए के बिल आ गए, वो रो रहे हैं, कह रहे भैया दुकान बंद थी, खोली नहीं, क्या करें? लेकिन क्योंकि वो मिनिमम चल रहा है, वो है। एक अधिकारी मिला बिजली का, उससे बात होने लगी। हमने कहा भाई साहब ये बिजली का बिल किस हिसाब से बढ़ा रहे हैं? मुझसे कहने लगे भाई साहब ऐसा है, लाइन लॉस बहुत होता है। लाइन लॉस मतलब समझे, जो लोग कटिया लगा लेते हैं, तो जो उनका हर्जाना है वो भी ईमानदार लोगों से ले लो। ये कौन सा नियम है? ये कौन सी बात है? ये कौन सा लॉजिक है? ये हम कहां पढ़ रहे हैं? प्रश्न तो होगा दोस्तों, प्रश्न तो होगा, और प्रश्न हम पूछेंगे। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों का कुछ तो असर होगा। मैं दिल से बोल रहा हूं, दिमाग नहीं लगाया। बस एक रिक्वेस्ट मैं बार बार अपना वीडियो खत्म करने से पहले कहना चाहता हूं, इस वीडियो को इतना शेयर करिए, क्योंकि हमारी मजबूरी है, हम अभी बाहर नहीं निकल सकते। बहुत जल्द हम बाहर भी मिलेंगे आपको। व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, 9838748888। इस वीडियो को इतना शेयर करिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ सोशल मीडिया का माध्यम है आज इस महामारी में, कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और इस कारवां में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और आपकी आवाज और हमारी आवाज मिलकर शासन और प्रशासन तक पहुंचे। और इन प्राइवेट स्कूल्स के जो माफिया बैठे हुए हैं, इनको एहसास हो कि ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र, लोगों के द्वारा बनाया गया तंत्र, जिसमें सबसे पहले लोग हैं। ये तंत्र ही लोगों का है, लेकिन लोगों को ही किनारे कर दिया जा रहा है। नहीं चलेगा, अब ऐसा नहीं चलेगा। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा,
मास्क पहनिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कहूँगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिएगा। हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं रखनी है। हिंदुस्तानी हमारे सारे भाई हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिएगा। इस महामारी से हमको लड़ना है, हमको सरकार के साथ चलना है, हमको सरकार की गाइडलाइंस माननी है जो समय समय पर आती हैं, जिससे इस महामारी से हम लोग बच सकें। ख्याल रखिएगा अपना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।